हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा था घर्षण के बारे में। हम कहते हैं कि जो कोई सॉलिड है, जो ठोस है, वो हम पे क्या लगाता है, घर्षण लगाता है। जैसे आप किसी के ऊपर चल रहे हो तो घर्षण लग रहा है, मैं अपने हाथ एक दूसरे पर रगड़ रहा हूँ तो ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। उसी तरीके से फ्लूइड्स, तो याद रखेंगे सभी, फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, द्रव। द्रव, तो द्रव क्या होता है, एक ऐसी चीज जो बह सकती है, उसको हम द्रव कहते हैं। तो सर, द्रव का मतलब पानी होता है? नहीं नहीं, द्रव का मतलब पानी भी नहीं होता। सर, द्रव का मतलब तेल होता है? नहीं, तेल भी नहीं होता। द्रव का मतलब जो चीज प्रवाह कर सके, बह सके, यानी कि बहने वाली चीजों को हम द्रव कहेंगे। तो द्रव में बहने वाली कौन कौन सी चीजें? बिल्कुल, लिक्विड हमारे पास है, तरल हमारे पास है, पानी है, तेल है, कुछ भी हो, ये बह सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो वायु, हवा, एयर जो है, ये भी एक तरीके का द्रव है, यानी कि एयर यानी कि वायु भी हमारा द्रव है। तो जो चीजें प्रवाह कर सकती है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैसेज हो, यानी कि तरल हो चाहे गैस हो, प्रवाह कर सकती है, इसका मतलब वो क्या है, वो है हमारे पास फ्लूइड। तो द्रव भी हमें क्या लगाते हैं, हम पर एक हिसाब से फ्रिक्शन लगाते हैं। तो यस, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। तो एयर जो है बहुत ही पतली है और बहुत ही हल्की चीज है, फिर भी ये घर्षण बल लगाती है जो भी वस्तु इस पे चलता है। तो सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट्स फ्रिक्शन फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। और इसी प्रकार से क्या होता है, जो हमारे तरल में लिक्विड होते हैं, लिक्विड हमारे तरल होता है, वो भी घर्षण बल लगाते हैं और घर्षण से क्या करते हैं जो भी वस्तु उनसे चलती है उन पे घर्षण लगाते हैं। तो साइंस में द कॉमन नेम ऑफ द गैसेज एंड लिक्विड, यानी कि हम अगर साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो जो सॉलिड सॉरी जो गैसेज और लिक्विड है, यानी कि जो गैस है और तरल है, उनको हम साइंस में यानी कि विज्ञान में उन्हें फ्लूइड यानी कि द्रव कहते हैं। तो द्रव का मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी ही नहीं होता। द्रव का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, छोटी छोटी सी चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो द्रव द्वारा भी सर क्या घर्षण लगता है? बिल्कुल। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स हमें कौन लगाते हैं, फ्लूइड्स लगाते हैं, उसको ही हम ड्रैग कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स बाय फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड अगर आप पे कोई घर्षण बल लगा रहा है, यानी कि कोई तरल आपके ऊपर घर्षण बल लगा रहा है, कोई गैस आपके ऊपर घर्षण बल लगा रही है, तो आप ध्यान दें, उसको हम ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विद विच रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, यानी कि हमें पता लगेगा कि वस्तु कितनी तेजी से उस चीज में चल रही है, घर्षण बल उस पर निर्भर करता है। जैसे पानी में मैं तैर रहा हूं, तो मैं जितनी ज्यादा स्पीड से तैरूंगा उतना ज्यादा मुझ पर घर्षण बल लगेगा पानी के द्वारा, आप ऐसे समझ सकते हो। यानी कि घर्षण बल किस पे निर्भर कर रहा है, मेरी स्पीड पे, कि मैं उस फ्लूइड के अकॉर्डिंग कितनी स्पीड में चल रहा हूँ। अच्छा, रुका हुआ पानी होगा तो उसमें आपको घर्षण बल कम लगेगा, अगर आप एक रुके हुए पानी में या एक स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बहता हुआ पानी है और अब आप उसमें तैर रहे हैं, उसके साथ उसके अपोजिट तैर रहे हैं, विपरीत, तो आप पे घर्षण ज्यादा लगेगा। तो इन चीजों पर निर्भर करता है। दूसरी चीज क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। किस पे डिपेंड कर रहा है? वस्तु की आकार पर भी, है ना। अगर मैं इस वस्तु को पानी में ऐसे तैराऊं तो इस पे कम घर्षण लगेगा, लेकिन ऐसे तैराऊंगा तो ज्यादा लगेगा, बिकॉज इसके एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, इसके शेप पे भी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द फ्लूइड। जैसे कि फ्लूइड, अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि कोई चीज पानी में तैर रही है, अब पानी क्या है, एक तरीके का लिक्विड है, यानी कि तरल है। उसी तरीके से मैं बात करूं शहद, शहद भी तो तरल है, लिक्विड ही होता है। अब कोई चीज शहद में अगर आपको फ्लो करवानी है तो शहद में ज्यादा घर्षण लगेगा, लेकिन वहीं पर पानी की बात करें तो पानी में घर्षण कम लगेगा। तो नेचर ऑफ द फ्लूइड यानी कि उस द्रव की प्रवृत्ति या प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है। इट इज ऑब्वियस दैट when object move through fluid they have overcome friction acting on them। तो जब भी कोई वस्तु क्या करती है, किसी द्रव में प्रवाह करेगी या चलेगी, तो उसके ऊपर से घर्षण लगेगा और उस वस्तु को, उस घर्षण को क्या करना है, उस घर्षण से ज्यादा अपना बल लगाना पड़ेगा, तभी ये उस पर मूव कर सकती है। इस दौरान इसमें बिल्कुल लॉस ऑफ एनर्जी भी आएगी, कुछ ऊर्जा का हानि भी होगी। यहाँ पर एफर्ट करेंगे जिससे कि उस घर्षण को कम किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूँ आप पानी में तैरिए, तो पानी में जब आप तैरेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, तो पानी में तैरेंगे तो पानी आप पे घर्षण लगा रहा है, तो पानी तो कह रहा है मैं तैरने नहीं दूंगा, तो आप क्या करेंगे, एफर्ट्स लगा रहे हो। अब आप लगा रहे हो 100 एफर्ट, पानी ने 20 का घर्षण दे दिया, यानी कि 80 के एफर्ट से आप आगे जा रहे हो, या आपने लगाई पूरी हिम्मत, मेहनत कर दी, जिसमें से पानी कुछ आपको क्या कर रहा था, पीछे की तरफ धक्का दे रहा था। तो उस धक्के को अगर हम माइनस कर दें तो आप बचे हुए धक्के से या बचे हुए बल से आगे जा रहे हैं। तो इस दौरान आपकी ऊर्जा में भी कुछ ना कुछ हानि तो होगी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप, इसलिए क्या करते हैं हम, वस्तु को एक प्रकार का स्पेशल शेप देते हैं, आकार देते हैं, एक विशिष्ट आकार। इस विशिष्ट आकार से होता क्या है, और ये आइडिया आया कहाँ से? अब साइंटिस्ट को सपने में तो आया नहीं होगा कि अच्छा हमें तो ऐसा शेप बना देना चाहिए हवाई जहाज का, है ना। तो साइंटिस्ट को जो ये आइडिया आया स्पेशल शेप का, यानी कि विशिष्ट आकारों का, ये आकारों का आइडिया आया
नेचर से यानी कि प्रकृति से। उन्होंने देखी चिड़िया, उन्होंने देखी मछली, ये भी तो तरल में ही यानी कि द्रव में ही प्रवाह करती है। जैसे बर्ड्स, आपको पता है बर्ड्स कहाँ उड़ती हैं, वायु में उड़ती हैं चिड़ियाएं। मछलियां कहाँ तैरती है, पानी में, तो है तो फ्लूइड, फ्लूइड में तैरती है। तो इनकी बॉडी किस शेप की है जिससे ये आराम से अपनी कम एनर्जी लॉस होते हुए इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर ले, ये उसी की बात हुई है। तो जैसे आपको यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाऊं, तो डायग्राम आप देखिए, एरोप्लेन का डायग्राम देखिए, तो कुछ कुछ डायग्राम एरोप्लेन का आपने किससे मिलता जुलता देखा होगा, बर्ड से। तो हवाई जहाज जो है वो सेम टू सेम चिड़िया के आकार जैसा इन्होंने सोच के बनाया। क्या फायदा हुआ इससे, इससे ये देखा गया कि चिड़िया भी तो घर्षण बल को कम करके अपने आप को उड़ा रही है। सेम टू सेम हम प्लेन भी इस तरीके से ड्रॉ करें, प्लेन भी इस तरीके से बनाए कि इजीली मूव कर सके। ठीक है, तो ये शेप इनका इस तरीके से होता है जिससे कि ये फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सके, यानी कि घर्षण बल को कम कर सके। चलिए नोट करेंगे इस पॉइंट को। तो आकार भी इस तरीके से बनाया गया है सभी चीजों का कि भैया वो भी क्या कर सके, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, है ना। तो बर्ड्स को देख के आइडिया आया किसका, चिड़ियाओं को देख के आइडिया आया हवाई जहाज बनाने का, और मछलियों को देख के आइडिया आया शिप यानी कि जहाज बनाने का। तब जाके बोट्स का शेप आपने देखा हो, एक पर्टिकुलर शेप, या जहाज का शेप एक पर्टिकुलर शेप होता है। द रीजन ऐसा है क्योंकि मछलियां वैसी तैरती है, तो मछलियों को देख के ही जहाज यानी कि पानी का जो जहाज होता है बेसिकली जिसको हम कहते हैं, उसका जो है आइडिया डेवलप हुआ साइंटिस्ट को। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, फटाफट से नोट करेंगे इन्हें। चलिए, सो ये था, तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या है, व्हाट वी हैव लर्न। सो सबसे पहले हमने चीज क्या देखी, द फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, इट एक्ट ऑन द बोथ सरफेसेस। क्या कह रहा है कि जो घर्षण है ये दो सतहों पे लगता है, और दोनों सतह के ये क्या करता है, सापेक्ष गति को रोकता है, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले को जाने से रोक रहा है, यानी कि रिलेटिव मोशन के बीच लग रहा है। ठीक है, और ये एक तरीके का याद रखिएगा कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि ये करेगा संपर्क बल है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात, क्योंकि संपर्क बल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था क्या होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेज इन कांटेक्ट। बिल्कुल, आप देखिए अगर खुरदुरी सतह है तो घर्षण बढ़ जाएगा, चिकनी सतह स्मूथ सरफेस है तो घर्षण कम हो जाएगा, यानी कि नेचर ऑफ द सरफेस पे भी काम करता है, सतह के आप कह सकते हो प्रकृति पर ये काम करता है। ठीक है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सब्सटेंस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। तो यही कह रहा है कि दो अगर सतह आपस में जुड़ी हुई है तो ये एक दूसरे के चिकनाहट, कोई सतह कितनी स्मूथ है उस पर निर्भर कर रहा है, यानी कि स्मूथनेस पर भी ये डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। कितना ज्यादा आपने इस वस्तु को दबा रखा और तब जाके आप इसको इसके ऊपर फिसलने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि जितना ज्यादा आप दोनों की दोनों सतहों को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, उतना ज्यादा घर्षण बलेगा,
यानी कि घर्षण किस पर निर्भर कर रहा है, कितना ज्यादा आप प्रेस कर रहे हैं उस पर भी ये निर्भर करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और घर्षण स्टैटिक घर्षण कब आता है, जब आप किसी विराम अवस्था की वस्तु को चलाने का प्रयास करें तो उस दौरान जो घर्षण लगता है उसको हम स्टैटिक घर्षण कहते हैं। यानी कि जब आप क्या करें, किसी वस्तु को चला रहे हैं तो अभी तो वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में, अभी आप उसको धक्का देना शुरू करो, तो जब आप धक्का दोगे तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। यानी कि जब एक वस्तु एक के ऊपर फिसल रही होगी, स्लाइड कर रही होगी, उस दौरान जो घर्षण यहाँ पर उत्पन्न होगा या उस दौरान जो घर्षण यहाँ पर आएगा उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। चलिए नोट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर कोई वस्तु किसी के ऊपर फिसल रही है तो ये कम होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई वस्तु रुकी हुई है उसको चलाना है तो वो ज्यादा होता है। यानी कि चलाते वक्त आपको ज्यादा घर्षण महसूस होगा, जब कोई बॉडी फिसल रही है यानी कि पहले से ही चल रही है तो उस टाइम उस पर घर्षण कम लगेगा। फ्रिक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ अवर एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए घर्षण बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज में। जैसे कि मैंने आपको बोला ठंडा लगता है तो हाथ रब कर रहे हैं तो गर्म हो रहा है, भाई हमारे हाथ तभी तो गर्म हो पा रहे हैं, घर्षण है तो घर्षण जरूरी है हमारे लिए, है ना। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। फॉर एन एग्जांपल, अगर एकदम चिकनी सतह होती तो हम चल नहीं पाएंगे। तो जमीन और पैरों के बीच कौन सा बल लगता है, धरती और पैरों के बीच लगता है घर्षण बल, तभी हम वॉकिंग पॉसिबल हो पा रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। जितना ज्यादा आप खुरदुरी सतह बना देंगे, जितनी ज्यादा रफ सरफेस बना देंगे, घर्षण उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर ऑफ द व्हीकल आर ट्रेडेड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जो जूते का सोल होता है या हमारे जो टायर होते हैं उनको ट्रेडेड बनाया जाता है, यानी कि उनके अंदर क्या बनाया जाता है, कुछ ग्रिप बनाई जाती है जिससे कि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाए। जितना ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पर होगा उतना अच्छा होगा कि ये इनके बीच में लगे और बहुत इजीली ये चल सके। अदरवाइज क्या होता है, वियरिंग एंड टेयरिंग ऑफ टायर्स हो सकती है, गाड़ी फिसल सकती है। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अंडर अनडिजायरेबल। कुछ कुछ जगह ऐसा भी है कि जहाँ पर हमें घर्षण नहीं भी चाहिए। यहाँ पे घर्षण क्या है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय लुब्रिकेंट्स। तो हम कैसे घटाएंगे, हम लुब्रिकेशन यूज करेंगे। जैसे साइकिल की चेन है, उसमें क्या लग गया, जंग लग गया, तो वो मोड़ना या चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम इस पे ग्रीसिंग कर देंगे या ऑयलिंग कर देंगे तो घर्षण कम हो जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, साइकिल को इजीली मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं। When one body rolls over the another body, rolling friction comes into play. Rolling friction is smaller than sliding friction. तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही हो यानी कि घूम के चल रही हो तो इस टाइम जो घर्षण यहाँ पर आता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि रोलिंग घर्षण। और इस दौरान यहाँ पर याद रखना रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से भी कम होता है, यानी कि रोल कराना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली फिसलाने के। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बेरिंग। तो बहुत सारी जो मशीन है, जैसे हमारे पंखा हो गया, हमारी साइकिल हो गई, या बहुत सारी मशीन हो गई, इसमें बॉल बेरिंग लगाई जाती है जिससे रोलिंग फ्रिक्शन बढ़ जाए। रोलिंग फ्रिक्शन से क्या कम हो, रोलिंग फ्रिक्शन जो है बेसिकली आ जाए या कम हो जाए, क्योंकि रोलिंग सबसे कम होता है और इजिली वो मशीन अपना काम कर सके। एंड नेक्स्ट कह रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू द बॉडीज मूविंग इन द फ्लूइड। तो कोई भी वस्तु अगर द्रव में प्रवाह कर रही है, द्रव में चल रही है, तो उसका घर्षण बल अगर हमें घटाना है, उस पर लगने वाला घर्षण बल हमें घटाना है, तो हमें उस वस्तु का एक प्रॉपर शेप यानी कि एक निश्चित आकार देना पड़ेगा, तभी वो वस्तु उस पर चल पाएगी। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था चिड़िया का, तो चिड़िया की आकार देख के, चिड़िया की शेप देख के हमने क्या किया, एरोप्लेन डिजाइन कर लिया। एरोप्लेन का डिजाइन भी हमने चिड़िया के आकार की तरह ही दिया, क्योंकि चिड़िया आसानी से उड़ सक रही थी तो क्यों उड़ पा रही थी। वैसे ही आकार अब एरोप्लेन का दे दो तो वही घर्षण बल जो चिड़िया फील कर रही थी, अब हमारा वही घर्षण बल अब एरोप्लेन भी फील करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हम शेप्स देके बॉडी को या हम किसी वस्तु के आकार को इस तरीके से बनाएंगे जिससे कम से कम द्रव वाला घर्षण उस पर लगे, सो दैट वो इजिली वहां पर फ्लो कर सके या चल सके। चलिए नोट करते हैं रिमेनिंग पॉइंट्स को भी।
सो ये बेसिक सी चीजें हमने देख ली है। नेक्स्ट क्लास में से प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है, फ्रिक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।